हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में। इसमें हम बात करेंगे बिहार के सोन नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना और गंडक नदी घाटी परियोजना। इसके अलावा हम छोटी छोटी परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। और आज हम बात करने वाले अभी 21 अगस्त का करंट, जैसा कि मेरा क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आप देख रहे होंगे कि स्पेन ने जीता महिला विश्व कप का खिताब। और ये स्पेन का पहला ऐसा टर्म है कि स्पेन महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचा है और जीत भी चुका है। ये मैच हुआ कहाँ था? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। क्वेश्चन आएंगे क्या कि महिला विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता, किसको हराकर जीता और ये कहाँ संपन्न हुआ था? तो स्पेन जीता है और इंग्लैंड को हराकर जीता है। कप्तान थी स्पेन की ओल्गा कारमोना। 29वें मिनट में ये दागे है गोल और चैंपियन बनाने में टीम को मदद की। स्पेन की टीम पहली बार पहुंची है महिला विश्व कप के चैंपियन बनी। अच्छा, स्पेन तो पहुंची है, इसके अलावा इंग्लैंड भी इसमें पहला बार ही ऐसा था जो विश्व कप के फाइनल में पहुंचा था। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। अब हम चलते हैं, आपसे हम एक क्वेश्चन और करवाए थे जिसका आंसर हमें आप कमेंट में देना। किस उद्योगपति को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार मिला है? आंसर आप इसका कमेंट में करना। अब हम चलते हैं हमारा एज यूजुअल जो हमारा चल रहा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बोर्ड पे आप देख रहे होंगे कि बहुउद्देशीय का अर्थ होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि इसका अर्थ क्या होता है। बहु मतलब होता है अनेक, उद्देश्य से किया गया कार्य। तो ये जो परियोजना है ये नदी पर इस तरीके से बांध बनाया जाता है। और बांध बनाने का पर्पस क्या होता है कि बाढ़ की समस्याओं को कम करना, मछली पालन करना, जल को संग्रह करके सिंचाई की व्यवस्था करना या नौका चालन करना, ये सारी क्रियाएं हमारे यही में सम्मिलित हो जाएंगे। तो देखते हैं हमारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। जब एक नदी पर बांध बनाकर कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है तो वह बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। उद्देश्य क्या क्या होते हैं, इससे लाभ क्या क्या है? बाढ़ का नियंत्रण होता है, सिंचाई होती है, जल विद्युत तैयार करना होता है और जल विद्युत सबसे इम्पॉर्टेंट है, जल की आपूर्ति की जाती है, मत्स्य पालन किया जाता है और साथ ही साथ मनोरंजन। मनोरंजन में मतलब क्या कि आप यहाँ जाके बोटिंग कर सकते हैं। हानि क्या है? तो वनों का कटाव और लोगों का विस्थापन। भारी संख्या में भारी जनसंख्या को एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित किया जाता है। उनको सरकार सही तरीके से आवास भी मुहैया नहीं कर पाती है। और वनों का कटाव, आप वन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो कोरोना में सबको पता चल ही गया होगा। ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी लोग वन को काटते हैं। तो लाभ भी है और हानि भी है। लेकिन जब लाभ ज़्यादा होती है और हानि थोड़े कम होते, ऐसा लगता है लोगों को कि हानि कम है। वन कटते हैं तो ढेर सारी हानियाँ होती है, जैसे भूक्षरण की समस्या होती है, वर्षा कम होने लगती है, सुखाड़ की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये वनों का कटाव ही एक सबसे बड़ा समस्या बन जाता है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये जो वनों का कटाव हमारा दिख रहा है ये सबसे बड़ी समस्या है। इससे वर्षा कम होती है, भूमि का कटाव शुरू हो जाता है। खैर, हम पढ़ रहे हैं बहुउद्देशीय परियोजना, हम इसमें बाद में बात करेंगे। भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना, ये टेनेसी घाटी परियोजना जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की परियोजना है। उत्साहित होकर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आरंभ की गई। भारत जो है वो अमेरिका से उत्साहित होकर नदी घाटी परियोजना आरंभ किया था। बिहार में नदी घाटी परियोजना का बात करें तो बाढ़ एवं सूखे की प्रखंडता के ध्यान में रखकर, यानी एक तो बाढ़, हमारा बिहार जो है वो बाढ़ से प्रभावित होता है। आपको पता है कि उत्तर बिहार का क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, जबकि दक्षिण बिहार का क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है। तो इससे सरकार क्या की, नदी घाटी परियोजना शुरू कर दी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 3 नदी घाटी परियोजना। एक हमारा सोन, दूसरा हमारा गंडक और तीसरा हमारा होगा कोसी नदी घाटी परियोजना। तो नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होता है? तो जो नदी बहते रहती है उस पे इस तरह का बांध बनाकर नदी के पानी को रोक लिया जाता है। और जब नदी में पानी ज़्यादा हो जाती है वर्षा के समय में तो नदियों को खोल दिया जाता है। ठीक है, और इससे क्या क्या की जाती है? तो जल विद्युत की उत्पादन की जाती है, बाढ़ पे नियंत्रण किया जाता है, सूखे पे नियंत्रण किया जाता है, सिंचाई की व्यवस्था की जाती है और मनोरंजन के लिए वहाँ बोटिंग भी लोग कर सकते हैं। अब हम एक एक करके सारे का डिस्क्रिप्शन हम देखने वाले हैं कि ये सारी नदी घाटी परियोजना कहाँ कहाँ से आई। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सामने सोन नदी घाटी परियोजना। जैसा कि मैं बोला कि तीसरा कौन सा है? कोसी नदी घाटी परियोजना।
इसके अलावा बिहार में और परियोजनाएं हैं, दुर्गावती जलाशय परियोजना, और ये क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा बागमती जलाशय, बरनार जलाशय। तो पहले हम देखते हैं सोन नदी घाटी परियोजना। अगर सोन नदी घाटी परियोजना का बात करें तो सोन नदी इधर से प्रवाहित होती है और पटना के पास जाके गंगा में मिल जाती है, ये तो आप लोग को पता होगा। सोन नदी से दो नहरें निकाली गई है, एक पूर्वी नहर और एक पश्चिमी नहर। पूर्वी नहर से ये सारे जो क्षेत्र आपको दिख रहे हैं इनकी सिंचाई होती है, यानी अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, ये सारे क्षेत्र सोन नदी के पूर्वी नहर से होती है, जबकि सोन नहर के पश्चिमी से ये सारे क्षेत्रों को सिंचाई मिलती है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। तो जिस तरीके से सोन नदी घाटी परियोजना में दो नहरें निकाली गई है, उसी तरीके से गंडक में भी निकाली गई है और कोसी नदी घाटी परियोजना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोन नदी बहती किधर है, ठीक है। सोन नदी का उद्गम स्थल मैं बता चुका हूँ, आप पिछले वाले वीडियो में देखिए जहाँ मैं बिहार की नदियों के बारे में जिक्र किया था। सोन अमरकंटक के पठार से निकलती है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। हम गंडक देखेंगे तो गंडक इधर से बहती है, कोसी देखेंगे तो कोसी इधर से प्रवाहित होती है। तो अगर आपको ये पता है कि नदी किस जिले से होकर प्रवाहित हो रही है, तो आप ये भी पता कर सकते हो कि ये इस नदी से किस क्षेत्र में सिंचाई होती होगी। तो चलते हैं, देखते हैं सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार में यह पहली आधुनिक नदी घाटी परियोजना है। आधुनिक कहने का मतलब क्या? आधुनिक मतलब कि इसको आधुनिक तरीके से बनाया गया था। सिंचाई की दृष्टिकोण से रखकर अंग्रेजी सरकार ने 1874 में इसका निर्माण करवाया था और 1876-77 में डिहरी ऑन सोन के निकट, डिहरी ऑन सोन किधर है तो रोहतास और इधर झारखंड का क्षेत्र, ये क्षेत्र में एक डिहरी ऑन सोन बना हुआ है इस क्षेत्र में, और यहीं पे बनाया गया है हमारा क्या, बांध बनाकर पूर्वी सोन नहर तथा पश्चिमी सोन नहर निकाली गई है। अगर हम मैप में देखें पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर, तो सबसे पहले मैं इस क्षेत्र को क्लियर करता हूँ और फिर आपको बातें थोड़ी सी अच्छे से क्लियर होगी। ये हमारा सोन नदी, ठीक है। अब यहाँ से एक नहर पूरब की ओर निकाली गई है और एक नहर पश्चिम की ओर निकाली गई है। अब ये पूर्वी नहर और पश्चिमी नहर से ये फायदा है कि ये आसपास के जिले जो दिख रहे हैं वो आसानी से सिंचित हो जाएंगे सूखे के मौसम में। तो दिख रहा है पूर्वी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर का बात करें तो 130 किलोमीटर लंबी जो पटना के पास गंगा में मिल जाती है, ये कहाँ जाएगी ये नहर, पूर्वी सोन नहर पटना के पास ये जाकर गंगा में मिल जाएगी, ठीक है। जिससे पटना, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, अब देख रहे होगे पटना, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, ये सारे जिले आपस में कनेक्टेड है, दिख रहा है। अगर आपको नदी पता है तो कौन कौन से जिले इससे सिंचित होने वाले हैं पूर्वी सोन नहर से, अच्छे से दिखाई दे देगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको मैप पता होना चाहिए। ये जो हमारा क्षेत्र पूरा है, ये एक तो मगध प्रमंडल का है और दूसरा पटना प्रमंडल का है, और सोन नहर मगध प्रमंडल के साथ साथ पटना प्रमंडल की सिंचाई करती है। अच्छा, आगे बात करते हैं। आगे अब ये लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। आप देख सकते हैं 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को पूर्वी सोन नहर सिंचित करती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वी सोन नहर से बिहार के कौन से जिले सिंचित किए जाते हैं और कितने क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है, कितने भूभाग पर। अब बात करते हैं पश्चिमी सोन नहर का। पश्चिमी सोन नहर आपको दिख रहा है और मैं आपको बताया था पश्चिमी सोन नहर इधर से निकला हुआ है। अब आप पश्चिमी सोन नहर का बात जैसे ही आएगा, क्षेत्र देख लो, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, ये याद करने की बात ही नहीं है। अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे हो और सोच रहे हो रट कर याद करने ना, आप जब भी बिहार पढ़ने के लिए बैठो, मैटर नहीं करता है बिहार का टॉपिक कौन सा है, मैप आपके पास होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा आपके सामने मैप रख देता हूँ ताकि बातें अच्छे से क्लियर हो सके। इससे 3 शाखा निकाली गई है, जो भोजपुर, बक्सर और रोहतास। ये है रोहतास, ये है भोजपुर और ये है बक्सर। ये 3 क्षेत्र है, रोहतास, भोजपुर और बक्सर। जिले के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करती है।
ये 3 लाख भूमि पर सिंचाई करती है, जबकि ये 2.5 लाख भूमि पर सिंचाई करती थी। ठीक है, इस परियोजना को भी बहुउद्देशीय परियोजना, यहाँ पे देख रहे होंगे, परियोजना के रूप देने के लिए 1968 में डेहरी से 10 किलोमीटर पूर्वी इंद्रपुरी के निकट बांध बनाकर बैराज का निर्माण किया गया है और इस बैराज से नहर निकालकर क्षेत्रों को सिंचित किया गया है। यानी कि सोन नदी, अगर आप देखो मैप में, तो ये नदी बह रही है और इसी पे क्या कर दिया गया है, बांध बना दिया गया है और बांध बनाकर उसके आसपास के क्षेत्रों को क्या किया जाता है, तो सिंचाई की जाती है। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा, जलपूर्ति की कमी को पूरा किया जाता है। इन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा हो जाने से के कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में अधिक वृद्धि होने लगी है, जबकि पूर्व में सूखा क्षेत्र था। यानी सोन नहर, पूर्वी सोन नहर बनने से पहले ये क्षेत्र सूखा से ग्रसित होता था। यानी वर्षा के मौसम में थोड़ी बहुत फसलें उपजती थी और ऐसे ये हमेशा क्षेत्र सूखा रहता था। लेकिन ये नहर के बनने से इस क्षेत्र में पैदावार काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। सोन नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना में जल विद्युत उत्पादन के लिए जल विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई। दोनों नहरों के जल से विद्युत प्राप्ति के पश्चात जल में नहरों की सिंचाई के लिए प्रभावित कर दिया जाता है। इस परियोजना से 445 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाती है। तो सोन नहर परियोजना में हमने देखा, अगर मैप में हम चले, अब सीधे बात करते हैं मैप का, तो हम देखें कि यहाँ से एक नदी जाती है, यहाँ से एक नदी जाती है और गंगा में जाके मिल रही है। शायद आपको ये फिगर दिख रहा होगा। अब यहाँ से एक इधर निकाली गई है नहर और एक नहर इधर निकाली गई है। पूर्वी सोन नहर से हमारे औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और पटना का क्षेत्र सिंचित होता है, जबकि पश्चिमी सोन नहर से रोहतास, बक्सर, कैमूर और भोजपुर का क्षेत्र सिंचित होता है। इधर 2.5 लाख हेक्टेयर और इधर 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। जब ये नहर का निर्माण नहीं हुआ था तब ये क्षेत्र सूखे से ग्रसित था। नहर के निर्माण हो जाने के कारण यहाँ की पैदावार उच्च हो गई। सोन नहर घाटी परियोजना बनाने से विद्युत उत्पादन भी होने लगा और इससे 435 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा रही है बिहार शरीफ के क्षेत्र में, बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में। तो ये छोटा सा टॉपिक है, अगर आप मैप से एक बार समझ लोगे तो ये पता चलेगा ये क्षेत्र जो हमारा है सोन नदी घाटी परियोजना का क्षेत्र है। ठीक है, कब किया गया था, ब्रिटिश सरकार ने कब किया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब चलते हैं दूसरा, गंडक नदी घाटी परियोजना। अब गंडक नदी घाटी परियोजना आते हैं तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए गंडक नदी बहती किधर है। अगर आपको ये पता है कि गंडक नदी बहती कहाँ है तो आप आराम से इसका आंसर दे दोगे, इधर से आती है गंडक नदी और यहाँ मिल जाती है। गंडक नदी ऊपर से आती है इधर वाले क्षेत्र से और ये सारे बाउंड्री बनाते हुए यहाँ पे ये मिल जाती है। अब ये तो गंडक नदी हो गया। हम देख रहे हैं कि गंडक नदी कहाँ से आती है, नेपाल से आती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर, सारण, वैशाली से बाउंड्री सीमा करते हुए अपना गंगा में मिल जाती है। अब जाहिर सी बात है यहाँ से नहर निकाली जाएगी तो ये क्षेत्र सिंचित होगा और यहाँ से नहर निकाली जाएगी तो ये क्षेत्र सिंचित होगा। अब अगर आप मैप अच्छे से जानते हो तो अपने आप बता दोगे कि गंडक नदी जो है हमारे ये तिरहुत प्रमंडल है और ये सारण प्रमंडल है। तिरहुत और सारण प्रमंडल को पानी मिलता है गंडक नदी से, जबकि मगध और पटना प्रमंडल को पानी मिलता है सोन नदी से। उसी तरीके से कोसी नदी से पानी मिलता है कोसी प्रमंडल को, साथ ही साथ हमारा मिलेगा दरभंगा प्रमंडल को। तो ये बातें एक साथ याद रखने की अच्छी तरीका है। अब चलते हैं गंडक नदी घाटी परियोजना। गंडक नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, इस परियोजना के तहत नेपाल की सीमा में भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर पर नदी के आर पर 743 मीटर अवरोधक बांध बनाया गया। अवरोधक कहने का मतलब कि पानी को रोका गया। अवरोध करना मतलब रोकना। कहाँ बनाया गया है तो नेपाल के समीप भैंसा लोटन, और ये क्वेश्चन पूछा गया है। भैंसा लोटन से ही गंडक नदी प्रवेश करती है बिहार में। अच्छा, एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है जिसका फैलाव नेपाल में भी है। जलाशय से 2 प्रधान नहरें निकाली गई है। नहर कहते हैं क्या, तो इस तरीके से 2 नहर निकाला जाता है, नहर, और इसके बीच से पानी प्रवाहित होती है, इसी को नहर कहते हैं। ठीक है, या खेत में आप दोंगड़ समझते होगे, लोग दोंगड़ बांधते हैं जिससे
बोरिंग से पानी लाया जाता है उससे, ठीक है, उसी के बड़े रूप को हम लोग नहर कहते हैं। पश्चिमी प्रमुख नहर और पूर्वी प्रमुख नहर, यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। 1959 भारत नेपाल समझौते के तहत इससे नेपाल को लाभ हुआ है। सिर्फ नेपाल को ही नहीं लाभ हुआ, भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश को भी लाभ हुआ। इसके अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर हेड रेगुलेटर के नीचे बिहार के वाल्मीकि नगर में बैराज बनाया गया, जिससे 4 नहरें निकाली गई। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कितनी नहरें निकाली गई? तो 4 नहरें निकाली गई, जिसमें से 2 नहर भारत की ओर और 2 नहर नेपाल में चली गई। यानी गंडक नदी से 4 नहरें निकाली गई, 2 चला गया ऊपर नेपाल के क्षेत्र में और 2 चला गया नीचे भारत के क्षेत्र में। और यहाँ से निकाली गई नहरें चंपारण के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में भी सिंचित करती है। ये 15 मेगावाट का बिजली उत्पन्न करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये 435 मेगावाट का बिजली उत्पन्न कर रहा था और ये 15 मेगावाट का। यहाँ से 4 नहरें निकाली गई है। ये नहरें बिहार को तो सिंचित करते ही करती है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को भी सिंचित करती है। तो हमारा कौन सा क्षेत्र है? ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र। इससे सिर्फ बिहार को फायदा नहीं हो रहा है, नेपाल को तो फायदा हो ही रहा है, बिहार को तो फायदा हो ही रहा है, यूपी को भी फायदा हो रहा है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1961 में। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बाढ़ का नियंत्रण। देखो, जो भी बहुउद्देशीय परियोजना अगर आपसे पूछ दे, ज़्यादा इसमें याद ही रखने वाली बात ही नहीं है। सबसे पहले आप क्षेत्र पता कर लेना, निर्माण कब हुआ ये पता कर लेना, और अगर आप क्षेत्र पता कर लोगे तो आपके पास ढेर सारे कंटेंट हो जाएंगे। बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण क्यों करते हैं? बाढ़ नियंत्रण के लिए, सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन करने के लिए, यही सब के लिए करते हैं और बार बार ये बातें रिपीट होती रही है। अच्छा, अब बात करते हैं बिहार की लगभग 94 लाख हेक्टेयर भूमि यानी 73% बाढ़ से ग्रसित है, और ये बात बिल्कुल सही है, खास करके उत्तर बिहार। इससे 68.8 लाख हेक्टेयर भूमि उत्तर बिहार में गंडक नदी पर तटबंध बनाकर कुछ हद तक बाढ़ पर नियंत्रण किया गया है। यानी 94 लाख हेक्टेयर में से 68 लाख हेक्टेयर को बांध बनाकर सुरक्षित कर दिया गया। अब वो चाहे गंडक नदी पर बनाया गया हो या कोसी नदी पर बनाया गया हो, और दक्षिण में भी सोन नदी पर बनाया गया है। इससे क्या हुआ है? बाढ़ में बाढ़ को थोड़ा सा नियंत्रण कर लिया गया है। अब हम देखते हैं कोसी नदी परियोजना, और कोसी नदी परियोजना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग ऐसा मानते हैं, इसलिए मानते हैं ना क्योंकि कोसी को कहते हैं बिहार का सुख, इसलिए लगता है कोसी नदी घाटी परियोजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी प्रवाहित कहाँ होती है? तो कोसी नदी का प्रवाहित होने का क्षेत्र ये है, और ये मार्ग बदलती है। ये याद रखना कि ये मार्ग बदलती है, क्योंकि बीच से एक नदी गई है जिसे हम लोग कहेंगे गंगा नदी, और इसी नदी में सारा का सारा नदी जो सहायक नदी है वो अपना जल गिराएगी। अब कोसी नदी बिहार का शोक इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बाढ़ का कारण बनता था, इसलिए बिहार सरकार और नेपाल सरकार आपस में मेल मिलाप करके इस पे बांध बना दिया। बांध बनाने से फायदा तो क्या है, आपको बार बार मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। यह भारत और नेपाल की सरकार की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के निर्माण के लिए 1954 में नेपाल के साथ एक समझौता किया गया, जिसमें 1961 संशोधन किया गया। इसका निर्माण 1955 में आरंभ हुआ था, परंतु 1963 में बनकर यह तैयार हुआ। यानी कोसी नदी घाटी परियोजना स्टार्ट हुआ था 55 में और बनकर तैयार हुआ है 53 में, यानी लगभग 8 साल लग गया इस परियोजना को कंप्लीट होने में। ये भारत और नेपाल की परियोजना संयुक्त परियोजना है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट किस किस देश की परियोजना है ये पूछता है। इस परियोजना का निर्माण मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, फिर वही आ गया, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, सिंचाई परियोजना, जल विद्युत उत्पादन, मलेरिया उन्मूलन। मलेरिया जानते हैं, मलेरिया एक ऐसा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, और मलेरिया साफ जल में पनपता है। तो और गम्बूसिया नामक मछली होती है जो इसका शिकार करती है और मलेरिया से हमें बचाती है। तो मलेरिया नियंत्रण के लिए भी इसको, अच्छा, भूमि संरक्षण आदि के लिए किया गया है। नौका मनोरंजन के लिए भी, यहाँ पे मनोरंजन भी ऐड कर सकते थे अपने मन से, ठीक है, नौकायान कर सकते हैं ना इसमें। अब ये है भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण बांध बना के कर ही सकते हैं, लेकिन पेड़ों के कटाव से भूमि संरक्षण
काफ़ी क्षतिग्रस्त होता है। कोसी नदी चतरा गार्ज के पास पर्वत का काटकर मैदान में प्रवेश करती है। इस नदी पर अनेक बांध निर्मित है जिसमें कई नहरें निकाली गई है। हनुमान नगर नेपाल जो बिहार के सीमा में स्थित है, कंक्रीट बांध का निर्माण किया गया है जिसकी लंबाई कितनी है? 1140 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है कि हनुमान नगर में जो बांध बनाया गया है कोसी नदी पर, उसकी लंबाई कितनी है? बस ये कोसी नहर से 2 नहरें निकाली गई है, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। बार बार वही बात आ रहा है। गंडक में भी देखे तो 2 नहर, वहाँ तो 4 नहर था ना, 2 नेपाल में चला गया और 2 भारत में चला आया, जिससे यूपी भी लाभ ले रहा है और बिहार भी। सोन में देखे तो 2 नहर निकाला गया था, यहाँ भी 2 नहर निकाले गए। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली की लंबाई कितना किलोमीटर है? यही सब याद करना है, यही सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जिससे नेपाल एवं बिहार के मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार आदि जिले, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, ये क्षेत्र आपको ये बेल्ट पूरा का पूरा दिख रहा है, ये बेल्ट दिख रहा है ना, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, अररिया, ये सारा का सारा जो बेल्ट हमारा है, ये सारा का सारा बेल्ट किससे सिंचित हो रहा है? तो कोसी नदी, पूर्वी कोसी नदी परियोजना से। तो जब आप एक बार आप मैप देख लेते हो ना अच्छे से कि कोसी नदी बह किधर रही है, फिर ये सारी बातें अपने आप और ड्रॉ कर दोगे। इसमें कुछ लिखने वाला बात फिर रहता नहीं है, ठीक है। जब भी कोई कंटेंट आपको बनाना हो खुद से, तो मैप एक बार अच्छे से देख लो, नदी किधर प्रवाहित होती है और नदी के मार्ग में आने वाले जिले। ऑब्वियस ही बात है, नदी अगर प्रवाहित होगी तो उसके मार्ग में जो जिले आएंगे वही तो लाभ ग्रसित होंगे। तो यहाँ पे भी बोल रहा है कौन कौन सा जिला है? पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, यहाँ पे दिख रहा है हमारा पूर्णिया, यहाँ पे है कटिहार, यहाँ पे है मधेपुरा, ये है सहरसा, ये है अररिया, ये सारे जिले इससे लाभान्वित होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पूर्वी कोसी नहर पे कितना मेगावाट का बिजली उत्पन्न किया जाता है? तो 20 मेगावाट का। ये जो बिजली उत्पन्न किया जाता है ना, इसको आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। विद्युत उत्पादन का केंद्र स्थापित है। पूर्वी कोसी नहर प्रणाली से 25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। 25 लाख हेक्टेयर। जबकि सोन नदी में देखे थे, यहाँ पे जो सोन नदी था, यहाँ पे हम बार बार इसलिए रिपीट करते हैं ना ताकि आपको बातें अच्छे से याद हो सके। पूर्वी सोन नहर में देखे थे कि 2.5 लाख हेक्टेयर, पश्चिमी सोन नहर में देखे थे कि 3 लाख हेक्टेयर भूमि। जबकि अभी हम जो देख रहे हैं कोसी नदी जो परियोजना में देख रहे हैं, यहाँ पे पता चल रहा है हमको कि लगभग 25 लाख हेक्टेयर भूमि सिर्फ पूर्वी सोन नहर से, पूर्वी कोसी नहर से, है ना। यहाँ पे पूर्वी कोसी नहर प्रणाली से 25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी नहर प्रणाली की लंबाई 115 किलोमीटर है। इस नहर से मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि। अब चलते हैं मैप में। मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, ये सारा का सारा बेल्ट दिख रहा है ना। मधुबनी, दरभंगा, ये हमारा समस्तीपुर हो जाएगा, ये हमारा मुजफ्फरपुर हो जाएगा। तो ये जो कोसी नदी बह रही है, इसका बहाव, इसका जो बहाव है, ऐसा नहीं कि इसका बहाव सिर्फ यही है, ये अपने मार्ग को बदलते रहती है। तो ये मत समझना, इसीलिए तो कोसी नदी को कहते हैं हम बिहार का शोक। कोसी नदी कभी इधर बहती है, कभी इधर बहती है। तो कोसी नदी से जो नहर निकाली गई है, उससे हमारा दरभंगा प्रमंडल का क्षेत्र लाभान्वित होता है। जबकि पूर्वी कोसी नहर से हमारा कोसी प्रमंडल तो प्रभावित होता ही होता है, साथ ही साथ पूर्णिया प्रमंडल भी। आप प्रमंडल को अच्छे से याद कर लो ना, सारा का सारा क्वेश्चन आपको टैकल हो जाएगा एग्जाम में। आगे चलते हैं। दुर्गावती जलाशय एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। एक ऊपरी क्यूल जलाशय, क्यूल नदी के बारे में बताया था मैं। इस परियोजना का निर्माण दुर्गावती नदी पर किया गया। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि दुर्गावती जलाशय का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो दुर्गावती नदी पे किया गया है, जिससे कैमूर रोहतास जिला सूखा प्रभावित क्षेत्र सिंचित करना तथा बाढ़ के नियंत्रण करना। इस परियोजना में पूर्ण होने पर रोहतास एवं कैमूर जिला लाभान्वित होता है। रोहतास, कैमूर, यहाँ पे दिख रहा है ना कैमूर और रोहतास, ये बार बार आ रहा है ना कुछ दिनों से, कैमूर रोहतास, कैमूर रोहतास। यहीं पे हमारा है दुर्गावती जलाशय। और दुर्गावती जलाशय पे बांध बनाने से ये क्षेत्र काफ़ी अच्छा प्रभावित हुआ है, पैदावार काफ़ी अच्छी हो गई है, ठीक है। दुर्गावती नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलकर कर्मनासा नदी में मिल जाती है। अब थोड़ा सा मैं इस फिगर को थोड़ा सा इम्प्रूव करता हूँ और हम बात करते हैं कर्मनासा नदी। और मैं बताया था आपको कि कर्मनासा नदी कहाँ से? कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। यहाँ से कर्मनासा नदी निकलेगी और यहाँ तक जाएगी। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है कि यहाँ से एक लहराती हुई नदी आएगी जिसका नाम है
गंगा, और ये जाके चौसा में ही गंगा बिहार में प्रवेश करती है, चौसा के पास। और चौसा के पास ही ये कर्मनासा नदी जो आपको दिख रहा है, ये चौसा नदी के पास ही गंगा में मिल जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा कि क्या दुर्गावती नदी कैमूर पहाड़ी से निकलकर कर्मनासा नदी में जाकर मिल जाती। यहाँ से निकलती है दुर्गावती नदी और ये जाकर कैमूर नदी, कर्मनासा नदी में जाकर अपना जल मिला देगी। इस नदी पर 1962 में कुद्रा के पास एक बांध का निर्माण किया गया था। इसके बन जाने पर 36,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो पा रही है। यानी दुर्गावती नदी कहीं और नहीं है, पटना प्रमंडल के रोहतास और कैमूर जिला को सिंचित करती है। ये बांध दुर्गावती नदी पर बनाई गई है। ये नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और कर्मनासा नदी में जाकर अपना जल गिरा देती है। 36,000 हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होता है। मैं चाहूँ तो पॉइंट बाय पॉइंट भी बना सकता था, लेकिन आपको फिगर दिखेगा ना, सारी बातें क्लियर होगी। अब ऊपरी क्यूल जलाशय परियोजना, यह परियोजना क्यूल नदी के ऊपरी भाग में निर्मित है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। क्यूल नदी पर बांध बनाकर उसके जलाशय में वर्षा को संग्रह किया जाता है, जिससे सूखे काल में मुंगेर तथा लखीसराय 14 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। अब आते हैं मुंगेर प्रमंडल, आपको मैं बताया था। अब साफ दिख रहा है, ये क्षेत्र है मुंगेर और लखीसराय का। मैं इसको साफ करता हूँ, कुछ भी नहीं दिखेगा अदरवाइज। मैं थोड़ा साफ करता हूँ और हाईलाइट करता हूँ, थोड़ा ठीक है। ये हमारा है मुंगेर और ये हमारा है लखीसराय। ये क्षेत्र है मुंगेर लखीसराय और यहीं पे हमारा है ऊपरी क्यूल परियोजना। ऊपरी क्यूल परियोजना बन जाने के कारण 14,000 हेक्टेयर भूमि लखीसराय और मुंगेर के क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा है। इसके पूर्ण होने पर बाढ़ नियंत्रण के साथ साथ सघन कृषि की भी संख्या बढ़ गई है। यानी जब ये नदी क्यूल नदी पर यह बांध बनाया गया तो इससे लखीसराय और मुंगेर के क्षेत्र तो सिंचित हो रहे हैं, साथ ही साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पे पैदावार भी बढ़ गई है। तो छोटा छोटा क्वेश्चन याद रखना, क्यूल नदी के बारे में पूछ दे किधर बहती है, क्षेत्र आपको दिख रहा, कर्मनासा नदी क्षेत्र आपको दिख रहा, दुर्गावती नदी यहाँ पे, सोन नदी यहाँ पे, गंडक नदी यहाँ पे, कोसी नदी। मैप रखो ना सामने, सब क्लियर हो जाएगा। छोटा सा पॉइंट एक और होगा, उसको भी देख ही लेते जाते जाते। ये अब आते हैं बागमती परियोजना। यह नदी घाटी परियोजना सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी पर है। अब सीतामढ़ी कहाँ है? सीतामढ़ी जिला, यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई, बाढ़, ये सारे को नियंत्रित करना है। तो सीतामढ़ी, सुपौल, खगड़िया, अररिया, ये सारे के सारे एक जगह होंगे, ठीक है। तो सीतामढ़ी पर बांध बना के इसको क्या किया गया है, हमारा इसको कंट्रोल किया गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यह नदी कटाव को रोकने के लिए बनाया गया है। नदी के कटाव को रोकना, पर्यावरण संवर्धन के लिए किया गया है इस योजना का निर्माण। इस परियोजना के निर्माण के बाद पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र को सिंचित किया गया। सीतामढ़ी यहाँ पे दिख रहा है और सीतामढ़ी जो है हमारा ये क्षेत्र, इसी क्षेत्र से हमारा क्या हुआ था, शिवहर का निर्माण सीतामढ़ी से हुआ है। तो हमारा जो बागमती परियोजना में बताया था ना आपको, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, ये सारे उत्तर बिहार की नदियां हैं और ये सारी नदियां ग्लेशियर से निकलती है और सारी नदियां बाढ़ का कारण बनती हैं। अब ये बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बागमती नदी पर बांध बना दिया गया है, जिससे सीतामढ़ी का क्षेत्र तो सिंचित होता ही होता है, साथ ही साथ यहाँ पानी पहुँचा दिया जाता है ताकि क्या हो सके, सिंचाई अच्छे से हो सके, फसल का पैदावार हो सके, बाढ़ पे नियंत्रण किया जा सके, नदी के कटाव को रोका जा सके। ये सारी बातें होती है, ठीक। अगर आप कोई एक परियोजना अच्छे से कर लिए, सारे पॉइंट्स लगभग कोरिलेट करते हैं, सब पॉइंट एक जैसे होते हैं। बस इतना याद रखना है कि किस क्षेत्र में प्रभावित होता है, इससे ज़्यादा नहीं। कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा क्षेत्र किधर है, ठीक है। तो वैसा कुछ होना नहीं है, आराम से सोचना है, आपको दिखेगा मैप, अगर आपको अच्छे से याद है ना, दिखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बरनार परियोजना। यह जमुई जिले में स्थित है। जमुई जिला, जमुई के बारे में फैक्ट बताया था, ये हमारा जमुई जिला है। इसके बारे में फैक्ट बताया था कि यहाँ सबसे अधिक सोने का भंडार पाया गया यहाँ इस साल, करंट का ये अपडेट है। यह जमुई जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। और ये जो बरनार परियोजना है, जमुई जिला सबसे सूखा क्षेत्र है बिहार का, यहाँ वर्षा भी कम होती है, लेकिन ये योजना आने से जमुई जिला का उत्पादन थोड़ा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है।
बरनार नदी पर एक पक्का बांध बनाकर, सॉरी ये तो पूरा का पूरा मिट गया ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है इसलिए टेंशन नहीं लेने का। बरनार नदी पर बांध बनाकर इस परियोजना का 22,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान कर दी गई है। बरनार नदी का बात आए, जमुई का क्षेत्र याद आना चाहिए। बागमती का बात आए, रोहतास का क्षेत्र याद आना चाहिए। अगर क्यूल नदी का बात आए या दुर्गावती नदी का बात आए तो ये सारी बातें आपको एट अ टाइम याद आनी चाहिए। इतना नहीं कि परेशान होने लगे। एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो ना तो छोड़ के आगे बढ़ो और फिर उसके पास वापस आओ, थोड़ा सोचो, अपने आप आपको आंसर मिलेगा। ऐसा नहीं, लक उसी का फेवर करता है जो लेबर करता है। मैं ये मानता हूँ लक तभी आपका काम करेगा जब आप मेहनत किए हो। एट अ टाइम एग्जाम में क्वेश्चन भूल गए लेकिन पेपर सबमिट करने से पहले याद अगर आ गया, उसे कहते हैं लक। अब ये नहीं कि कोई पढ़ ही करने गया उसको लक साथ देगा, और अब बीपीएससी ऐसा कर भी नहीं रहा है, नेगेटिव मार्किंग है ना 4 पर 1। अब एक छोटा सा टॉपिक हमको देख रहे थे, अच्छा ये फिर से आ गया, ठीक है, यानी मेरा कंप्लीट हो गया सेशन मेरा यहीं तक था, ठीक है, बरनार नदी तक। तो अब हम बात करने वाले हैं, जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, फिर से रिपीट हो रहा था, रिपीट तो हमको करना नहीं है। अब छोटा सा क्वेश्चन आपसे करते जा रहे हैं, बस ये कि आप हमको ये बता दो कि सोन नदी पर जो हमारा है डेरी ऑन सोन पर बांध कब बनाया गया था और इससे कुल कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। यानी पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर दोनों मिलाकर कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। इसका आंसर आप कमेंट में देना। आई होप कि ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। मैं जब भी आऊँगा किसी भी टॉपिक को भी लेकर आऊँगा तो फिगर मैं आपके पास रखूँगा, और मैं आपसे प्रॉमिस किया हूँ कि एग्ज़ाम आते आते एटलीस्ट पूरा का पूरा आपको फिगर मैं याद करवा कर ही मानूंगा, क्योंकि फिगर से क्वेश्चन आते हैं। आप उठा कर देख लेना, हिस्ट्री में का बीपीएससी का पूरा हिस्ट्री फिगर से आता है क्वेश्चन। ये हमारा झारखंड, नीचे झारखंड, ये क्षेत्र पश्चिम बंगाल, ये क्षेत्र नेपाल और ये क्षेत्र यूपी। बिहार, पश्चिम बंगाल से 3 जिले लगते हैं, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। झारखंड से 8 जिले लगते हैं, यूपी से 8 जिले लगते हैं, नेपाल से 7 जिले लगते हैं। ये बातें याद रखना। बिहार में 9 प्रमंडल है, 4 प्रमंडल दक्षिण बिहार में है, जबकि उत्तर बिहार में 5 प्रमंडल में। प्रमंडल का बात करें, पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल। इधर बात करें सारण प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल। ये हमारे 9 प्रमंडल। 9 प्रमंडल को अच्छे से याद रखना, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट आपको याद रहेगा। तो क्वेश्चन आपको मैं दे ही दिया, एग्जाम आपके सर पे है, मंडरा ही रहा है, उसको थोड़ा ध्यान रखो। अगर आपको एग्जाम का टेंशन है तो सेट लगाओ, एनालिसिस करो, तभी कुछ काम होने वाला है। शॉर्टकट में कुछ नहीं होने वाला। और 4 पे 1 है नेगेटिव मार्किंग, उसका थोड़ा ख्याल रखना। अटेम्प्ट उतना ही लेना जितना में आप क्वालिफाई हो जाओ, ठीक है ना। ये नहीं कि टॉप करने के चक्कर में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ, क्योंकि प्री सिर्फ क्वालिफाई है, ये तो आपको पता ही होगा। तो मिलते हैं कल, फिर मैं आऊँगा। कल मैं बात करने वाला हूँ बिहार की मिट्टी के ऊपर, तो आराम से धैर्य बनाए रखना। मिट्टी को भी हम मैप से पढ़ेंगे और इसी तरीके से आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करो। धन्यवाद।